सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें 3 चैप्टर्स मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और चौथा चैप्टर हमने पिछले क्लास में आपका स्टार्ट किया है। चौथा चैप्टर का नाम आपका है सामान्य एप्लीकेशन पर कार्य और इसमें हमने पिछले क्लास में मल्टीमीडिया क्या होता है यह हमने देखा था और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके मल्टीमीडिया के घटक क्या क्या होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और अब हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के हमने घटक भी देख लिए थे। अब हम यहाँ पे नेटवर्क के प्रकार यहाँ पे हम देखने वाले हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बल्कि सभी क्लासेस आप स्टार्ट से देखते हुए आइए। सारी चीजें रिलेटेड हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू के 3 चैप्टर्स और पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर विषय के जितने भी वीडियोस हैं अभी तक के सभी आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर और जितने भी वीडियोस हैं राजन पवन सीरीज के वह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी वीडियोस को इससे पहले देख लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। जो हमको पढ़ना है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लैन, दूसरा वैन, तीसरा मैन। अब इन तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार क्यों हैं और तीनों प्रकारों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए लैन में क्या होता है, लैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर्स केबल द्वारा एक दूसरे से एक सीमित स्थान तक जुड़े रहते हैं। इसकी सीमा 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकती है। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो है नाम से ही आपको पता चलता है लोकल। जैसे मुंबई में लोकल चलती है, आपको पता है लोकल ट्रेन। तो लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल मतलब आसपास। इस प्रकार से समझिए आप, लोकल का मतलब हो गया आसपास। जो नजदीक के लोग होते हैं उनको लोकल कहा जाता है, जो आसपास ट्रेनें चलती हैं उनको लोकल कहा जाता है, या लोकल में आना जाना ऐसे बोला जाता है। ठीक, तो लोकल का मतलब हो गया आसपास। अब लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब कि आसपास मतलब बहुत ही सीमित दायरे का नेटवर्क। जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया कि यह 1 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक का नेटवर्क है। मतलब आसपास के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जो होता है उसे हम लोग लैन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से सीमित स्थान तक जुड़े रहते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग अधिकांशतः स्कूल, कॉलेज, कैंपस, कंप्यूटर लैब के अंदर किया जाता है। यह निजी कंप्यूटर्स तथा कुछ बड़े कंप्यूटर्स को जो कि किसी ऑफिस के अंदर लगे हों में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक के अंतर्गत एक लंबी केबल के द्वारा सभी कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है। इसमें डेटा प्रवाह की गति 10 से 100 एमबीपीएस या इससे भी अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो लैन होता है यह लोकल एरिया नेटवर्क होता है और यह जनरली कुछ स्कूल लैब्स में, कॉलेज में या फिर किसी ऑफिस में यह नेटवर्क काम करता है। अब इसके देख लीजिए लैन के गुण और दोष, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ लैन। तो देखिए गुण में देखिए पहले, लैन के माध्यम से उपयोगकर्ता सभी प्रकार की सूचनाओं को मिलकर उपयोग करते हैं। इससे यह मितव्ययी हो जाता है। तो गुण इसका क्या हो गया कि इसको जो भी यूजर्स हैं, जितने लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग इसमें जो सूचनाएं होती हैं उसका मिल करके उपयोग कर लेते हैं। फिर देखिए इसका दोष क्या है, तो लैन हेतु सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब देखिए लैन में सिक्योरिटी अगर नहीं डाली जाएगी तो इससे कोई भी जुड़ करके इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक, अब दूसरा है लैन के द्वारा संस्थाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो जाता है तथा सूचनाओं का संचार
तीव्र गति से हो जाता है। अब आप समझिए कि एक कोई कॉलेज है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स अलग अलग हैं और नेटवर्क में नहीं है। अब एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में आप मान लेते हैं पेन ड्राइव के द्वारा भेजोगे, हार्ड डिस्क के द्वारा भेजोगे, अगर सूचना चाहिए होगी कुछ भी, तो अगर यहीं पे अगर लैन का प्रयोग किया जाने लगता है तो जो सारी सूचनाएं होती हैं उनका जो संचार होता है वह तीव्र गति से होने लगता है और समय की बचत होती है। तो यह हो जाता है लैन का गुण। अब दोस्त क्या है, देखिए लैन का रखरखाव अन्य कंप्यूटरों की तुलना में अधिक जटिल होता है। अब देखिए कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा आप करते हो, आप अपने दिन का ही पूरे शेड्यूल की बात करो, उसमें दिन में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा मैनेज करना। वैसे ही अगर कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाया जाता है तो इनको भी मैनेज करना, इनका रखरखाव करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो यह इसके दोष में आ गया। फिर इसके बाद देखिए गुण में, लैन की लागत कम होती है, इसका विस्तार एवं अपग्रेडेशन मल्टी यूजर कंप्यूटर की तुलना में आसान होता है। अब लैन में क्या होता है, तो लैन का लाभ क्या है, देखिए कि इसकी जो लागत होती है वह कम आती है और अपग्रेडेशन जो होता है वह आसान होता है। अब इसके बाद देखिए दोष में, देखिए क्या है, नेटवर्किंग हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर महंगा हो सकता है। यह अलग अलग कंप्यूटर एवं हार्डवेयर की अपेक्षा महंगा होता है। अब देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हार्डवेयर यूज होते हैं वो जो होते हैं वह महंगे होते हैं, एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में वो महंगे होते हैं। तो इस वजह से कोई भी चीज कॉस्टली अगर है, महंगी है, तो वह उसका दोष होता है, क्योंकि वह आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खर्चा उसमें जो है वह बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा है इसका गुण, लैन से जुड़ने वाले कंप्यूटर पर एप्लीकेशन की संख्या काफी बढ़ जाती है। लैन से जुड़ने वाले कंप्यूटर पर एप्लीकेशंस जो काम कर सकते हैं आप, उसकी जो संख्या है वह बढ़ जाती है। तो आप, यह एक बेनिफिट है। ठीक, अब इसके बाद देखिए लैन हेतु प्रत्येक नोड में नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर लोड होता है, अतः मेमोरी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब देखिए आपको पता है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वह लिमिटेड होती है और मेमोरी बढ़ाने के लिए और लागत लगानी पड़ती है। तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी का इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में, जो इसका दोष है। अब इसके बाद देखिए पांचवा, लैन संस्था की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करता है। कोई भी संस्था है, अब उत्पादकता, जब समय बचेगा और सारी चीजों में बचत होगी, जल्दी से कम्युनिकेशन होगा, तो क्या होगा, संस्था की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, दिन में जितना काम होता था वह अब थोड़ा बढ़ जाएगा। दिन में, महीने में जितना काम होता था संस्था में वह थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखिए पर्सनल कंप्यूटर में कार्य करने हेतु एप्लीकेशन को संशोधित करना पड़ता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को अगर आप लैन से कनेक्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को संशोधित करना पड़ता है। तो इस तरीके से लैन को आप समझ गए। अब इसके बाद जो दूसरा नेटवर्क टाइप होता है मैन, इसको हम समझते हैं। अब इसका पूरा नाम जो होता है वह होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। इस नेटवर्क प्रणाली का विस्तार क्षेत्र लैन की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। अब इसका जो विस्तार क्षेत्र होता है, मतलब ये जो नेटवर्क होता है, इसका जो एरिया होता है वह बड़ा होता है। इसका प्रयोग निजी तथा सार्वजनिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। मैन में सीमित दूरी स्थान विशेष का बंधन रहता है। अब देखिए मैन जो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रो सिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक बड़े शहर जितना यह प्रणाली जो होती है, यह जो नेटवर्क होता है, इसका क्षेत्र इतना होता है। अब देखिए यह प्रणाली मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई जैसे महानगरों में विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। इसका तात्पर्य
है। इस नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर एक शहर के अंदर ही तारों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा का स्थानांतरण करते समय डेटा नष्ट ना हो, इसके लिए एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है। जब दो एकल बसों के साथ रचित होता है, ट्रैफिक के हस्तांतरण में प्रत्येक बस दूसरे से स्वतंत्र होती है। मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीकी पर आधारित होता है और साइटों के बीच उच्च गति का अंतः संबंध प्रदान करता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वह बड़े बड़े शहर में जो कंप्यूटर्स होते हैं, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक इसी नेटवर्क के द्वारा जोड़े जाते हैं। और इसमें कौन सी तकनीकी का यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीकी का यूज होता है, ठीक है। और डेटा, अब देखिए बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी में जो डेटा है वह नष्ट होने का खतरा रहता है। डेटा अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगर उसे बहुत दूरी तक बिना एम्पलीफायर्स के भेजा जाएगा। तो इसके लिए इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? एम्पलीफायर्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैन के गुण और दोष। मैन के गुण और दोष देखिए, मैन जो होता है विभिन्न साइटों के मध्य उच्च गति प्रदान करता है। तो एम्पलीफायर्स लगे होते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी जो गति होती है वह बढ़ जाती है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वह और तेजी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजता है। इसके बाद देखिए, डेटा सुरक्षित करने हेतु बीच बीच में एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है जो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर्स का प्रयोग जो है वह डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, खर्च भी बढ़ जाता है क्योंकि एम्पलीफायर जो होते हैं वह महंगे आते हैं। इसके बाद दूसरा गुण देखिए, यह डेटा और आवाज दोनों को सुरक्षित रख सकता है। डेटा को सुरक्षित रखता है और साथ साथ आवाज को भी। अब इसका देखिए दोष, इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर अथवा टर्मिनल पर ही किया जा सकता है। तीसरा देखिए, इसका विस्तार लैन की अपेक्षा अधिक होता है, यह इसका गुण है। अब ये दूसरा नेटवर्क टाइप आपने देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरा, वैन। जो तीसरा नेटवर्क टाइप है वह क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत एक पूरा देश या पूरा महाद्वीप आ जाता है। इसके अंदर बहुत सी कंप्यूटर मशीनें लगी होती हैं। इस कंप्यूटर मशीनों का होस्ट कहा जाता है। इन होस्ट कंप्यूटर्स को एक छोटे से नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इन नेटवर्क का काम एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा पहुंचाना होता है। इस नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव तथा उपग्रह संचारों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इंटरनेट को दुनिया का सबसे बड़ा वैन नेटवर्क कहा जा सकता है। लैन की तुलना में वैन की स्थापना व इसकी सेवाओं के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इसका विस्तृत क्षेत्र होने के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान व संप्रेषण में अधिक त्रुटि रहने की संभावना रहती है। यद्यपि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, इस कारण यह अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाता है। यही कारण है कि इसकी गति धीमी होती है। तो अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम ही है वाइड, वाइड मतलब होता है फैला हुआ, जिसका विस्तार हुआ हो। तो इसका विस्तार आप देख पा रहे हैं कि एक पूरे देश से लेकर के एक पूरा, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, तो इस तरीके से इसका विस्तार होता है। और इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, शक्तिशाली कंप्यूटर्स, जिनसे बाकी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, जो जानकारी को इधर से उधर करते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनके द्वारा जानकारी इधर से उधर साझा होती है। और यह इसका एरिया बड़ा होता है, इस वजह से इसकी जो गति होती है वह धीमी होती है और इसमें जो त्रुटि होने की संभावना होती है वह भी अधिक होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए वैन। वैन का आप देख लीजिए गुण और दोष, यह बहुत ही बड़े भागों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।
ये इसका गुण हो गया, यह अत्यधिक खर्चीला है, ये इसका दोष हो गया। इसके बाद देखिए सैटेलाइट के क्रियान्वयन में वैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, यह इसका गुण हो गया। इसके बाद देखिए दोष, सूचनाओं के चोरी होने का डर अब रहता है। अब इतना बड़ा एरिया है, इतनी सारी चीजें संभालनी है, तो आपको पता है कि जब क्षेत्र बड़ा होता है तो उसमें चोरी की भी संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से नेटवर्क में भी होता है, जब वाइड एरिया नेटवर्क है, क्षेत्र बड़ा है, तो इसमें चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए संसाधन एवं सॉफ्टवेयर संबंधित वर्क स्टेशनों को प्रदान करता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क जो है वह जो भी रिसोर्सेस किसी को चाहिए होते हैं और सॉफ्टवेयर जो चाहिए होते हैं वह यह प्रदान करता है। इसके बाद देखिए इच्छित सूचनाओं को प्राप्त होने का अभाव भी होता है। अब इसमें जो सूचनाएं आप पाना चाहते हैं वह कभी कभी आपको नहीं मिलती हैं, तो इसलिए यह लाइन है। अब इसके बाद देखिए तीनों ही नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है यह हम समझेंगे, ताकि तीनों नेटवर्क हमको क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से। अब देखिए आपको आ तो गए होंगे, लेकिन एक बार और आप दोहरा लीजिए। अब लैन मैन वैन में तो आपको बताना ही नहीं है। विस्तार क्षेत्र के आधार पे अगर हम देखें तो यह जो होता है लैन, यह कुछ ही बहुत ही सीमित एरिया में, समझ लीजिए 1 किलोमीटर के एरिया में यह होता है। इसके बाद देखिए मैन का विस्तार जो होता है एक बड़े शहर के रूप में, इसका विस्तार क्षेत्र लैन से बड़ा होता है या फिर एक पूरे बड़े शहर के एरिया के रूप में होता है। फिर इसका विस्तार क्षेत्र कोई सीमा नहीं होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए प्रवाह गति, तो लैन में प्रवाह गति 1 एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस होता है और मैन में जो डेटा प्रवाह की गति होती है वह परिवर्तनशील रहती है और वैन में डेटा प्रवाह की गति 1 एमबीपीएस से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद देखिए त्रुटि, कम दूरी के कारण लैन में त्रुटि दर कम होती है, इसमें लैन की अपेक्षा त्रुटि गति अधिक होती है। इसका क्षेत्र व्यापक है तो त्रुटि भी अधिक होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए स्वामित्व, इस पर संगठन का पूर्ण स्वामित्व होता है, कई संगठन का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है और इसका कोई स्वामी नहीं होता है, यह आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रयुक्त टोपोलॉजी, तो इसमें सिमेट्रिकल टोपोलॉजी प्रयुक्त होती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एवं डबल बस, ड्यूअल बस जिसे बोलते हैं, प्रयोग होता है। इसकी टोपोलॉजी परिवर्तनशील रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो नेटवर्क के तीनों प्रकार हैं उनको समझ गए। इसके बाद देखिए किस तरीके से जो कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़ने का, एक नेटवर्क में लाने का कंप्यूटर को क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या विधियां होती हैं, वह आगे हमको पढ़ना है। देखिए हेडिंग, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, नेटवर्क टोपोलॉजी, परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी उस विधि को बताता है जिसके द्वारा समस्त स्टेशन भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें नोड्स ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित और जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए कई सारे कंप्यूटर्स को जब आप आपस में जोड़ रहे हैं तो जोड़ने का तरीका कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से भौतिक रूप से मतलब कि एक तो कंप्यूटर आपस में वायरलेसली जुड़ते हैं और दूसरा किसी तार के माध्यम से किसी चीज से कैसे जुड़ा हुआ है, यह किस रूप से जुड़े हुए हैं, किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से जुड़े हैं, यह क्या बताता है, यह उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी बताती है। टोपोलॉजी क्या है, वह विधि है जिसके द्वारा वह आपस में जुड़े हैं। अब विभिन्न टोपोलॉजी होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का। तो यहाँ पे हमको 5 तरीके पढ़ने हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है मैश टोपोलॉजी और पांचवा है ट्री टोपोलॉजी। अब पहला हम एक एक करके देखते हैं, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्षैतिज टोपोलॉजी भी है। इसके अंतर्गत सभी उपकरणों को क्रमशः ड्रॉप केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। तार द्वारा
कंप्यूटर सूचनाओं अथवा संकेतों को अन्य कंप्यूटर तक भेजता है। इन तारों को बस कहते हैं। ये तार नेटवर्क के सभी कंप्यूटर तथा डिवाइसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बस टोपोलॉजी आप चित्र से देखिए, यह आप इनको कह दीजिए कि एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, या क्षैतिज जो कहा जाता था। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये कैसी लाइन है? क्षैतिज लाइन है। तो इस तरीके से इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ में एक के बाद जो होता है एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मेन लाइन गई हुई है इस तरीके से, ठीक है, और दोनों एंड पे क्या होते हैं? टर्मिनेटर होते हैं। और मेन लाइन से ही जो होते हैं सभी कंप्यूटर्स, या जिसे वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, वह जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तरीका है, यह जो टोपोलॉजी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा देखिए रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में कुछ नहीं हुआ, टर्मिनेटर जो होते हैं वह दोनों खत्म कर दिए जाते हैं और उन्हीं टर्मिनेटर की जगह एक दूसरा कंप्यूटर लाके बिठा दिया जाता है। और इस तरीके से देखिए इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक वृत्त के रूप में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेजर, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए एक के बाद एक कंप्यूटर जुड़े होते हैं और एक के बाद एक कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और जो पहला कंप्यूटर है वह आखिरी कंप्यूटर से इस तरीके से जुड़ा होता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें को आखिरी बोले 6 कंप्यूटर हैं, तो छठवां जो होगा वह पहले से जुड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यह क्या फॉर्म हो रहा है? एक रिंग फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है? ट्विस्टेड पेजर और कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा तरीका कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का एक नेटवर्क में, तो स्टार टोपोलॉजी से हम लोग बोलते हैं। देखिए स्टार के फॉर्म में है। स्टार कैसे होता है? इस तरीके से स्टार होता है। ठीक। अब बीच में क्या होता है? बीच में ये इसको हम लोग हब बोल देंगे और कोने कोने पे क्या आ जाएंगे? हमारे वर्क स्टेशन आ जाएंगे, कंप्यूटर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब के साथ सभी नोड कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। अब इसे चाहे वर्क स्टेशन आप बोलिए चाहे नोड बोलिए। केंद्रीय हब को होस्ट भी कहा जाता है। कोई भी दो नोड इसमें एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। जैसे केंद्रीय में आपने देखा दो सभी जो नोड्स हैं वह दूसरे नोड से दो नोड से कनेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो है वह नोड्स जो हैं वह हब से कनेक्ट हैं, जो होस्ट है उससे कनेक्ट हैं। कोई एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, सभी हब से जुड़े हुए हैं। तो इस जो टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते नोड्स के बीच संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ठीक है। तो केंद्रीय यहाँ पे जो हब होता है उसी के माध्यम से इन सभी के बीच में संचार होता है। अब इसके बाद देखिए चौथी टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी। मेश, अब कहीं पे बोला जाता है कि पूरा मेश मचा हुआ है, तो मेश का मतलब होता है कि एक दूसरे से सब जुड़े हैं, कोई कहीं अलग नहीं है। ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क के प्रत्येक अंगों के माध्यम से एक संबंध होता है। एक नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है। यह नोड एक दूसरे से अधिक नोड से भी जुड़ सकते हैं। एक नोड को एक से अधिक नोड से भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यह जो लैपटॉप है यह इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यह केवल इससे जुड़ेगा। आप किसी को किसी से भी जोड़ सकते हैं इस टोपोलॉजी में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा? एक या एक से अधिक नोड्स को पदानुक्रमित यानी कि हायरार्किकल
रूप में जोड़ने के लिए इस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का रूपांतरण है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, एक वर्क स्टेशन है तो यह मान लेते हैं 2 से जुड़ा हुआ है, तो वह फिर 2 से जुड़ेगा, या 3 भी हो सकता है, 3 भी वर्क स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या, जैसे किसी पेड़ में शाखाएं होती हैं, एक शाखा में से 2 शाखा निकली, फिर उन शाखाओं में से शाखाएं निकलती हैं, तो इसी तरीके से यह उसी की तरह है। तो इस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है। इसमें टर्मिनस के बाद पैकेट्स को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माध्यम के अंत में पहुंचने पर टर्मिनेटर इसमें अवशोषित कर लेता है। ट्री में केंद्रीय हब एक सक्रिय हब होता है जिसमें रिपीटर लगा होता है। रिपीटर सिग्नल बढ़ाता है। द्वितीयक हब सक्रिय या निष्क्रिय भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि हम विभिन्न तरीके से, विभिन्न टोपोलॉजी होती है कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ने के लिए। नेटवर्क टोपोलॉजी आप समझ गए। अब इसके बाद हमको देखना है इंटरनेट। अब इंटरनेट से आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए, इंटरनेट को हमको विस्तार से पढ़ना है और इस पे प्रश्न भी बनते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान दे करके आप पढ़िएगा। अभी इस क्लास में भी इंटरनेट चलेगा और नेक्स्ट क्लास में भी इंटरनेट पे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इंटरनेट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। आधुनिक समय में इंटरनेट ने मनुष्य के कार्य को बहुत अधिक सरल, सुविधाजनक और तीव्र बना दिया है। इंटरनेट का प्रयोग ई कॉमर्स, ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग, विचारों के आदान प्रदान, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ऑनलाइन दूरवर्ती शिक्षा, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, चिकित्सा, मेडिकल, संचार, कम्युनिकेशन, खरीदारी, विनियोजन, इन्वेस्टमेंट इत्यादि क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इंटरनेट की अवधारणा कि इंटरनेट का प्रयोग जो है वह कहाँ कहाँ हो रहा है। अब देखिए, वन कम्युनिकेशन संचार का एक प्रकार है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न स्थानों के विभिन्न व्यक्ति या संगठन इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अब देखिए, इंटरनेट का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विस्तृत जानकारी एकत्रित कर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराई जाती है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल का इंटर और नेटवर्क का नेट, तो इससे क्या बनता है? इंटरनेट। यह सर्किट द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे नेटवर्कों और दूसरे कंप्यूटर का संगठित समूह है जिसमें व्यापारिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत आंकड़ों का हस्तांतरण होता है। इंटरनेट के जरिए व्यक्ति अपने अपने संवादों को तुरंत एक दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ और जान सकते हैं तथा अति शीघ्र जवाब भी दे सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अभी आपने जो पढ़ा नेटवर्क, यह एक नेटवर्क है, एक तरीके का नेटवर्क है जो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैला हुआ है और नाम से ही आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क से ही बना है इंटरनेट। और यह क्या होता है? सभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं और आजकल तो मोबाइल्स भी, इन सभी में जुड़ा हुआ है और इसमें सभी प्रकार की जानकारी जो होती है वह आप साझा कर सकते हैं। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सरकारें हों किसी देश की, और सभी वैज्ञानिक डेटा, सभी पर्सनल जो व्यक्तिगत डेटा आप किसी से साझा करना चाहते हैं, वे सारी चीजें आप बहुत ही तेजी से साझा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इंटरनेट की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट। पहला देखिए, इंटरनेट बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की प्राप्ति में सहायता करता है। अब जिस तरीके की जानकारी अगर आपको
चाहिए उस तरीके की लगभग जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। अगर वह बहुत ही गोपनीय जानकारी ना हो तो इस तरीके की जानकारी जो होती है वह आपको इंटरनेट से मिल जाती है। और दूसरा देखिए, इंटरनेट एक स्थान से अनेकों स्थान तक प्रसारण संचार की अपेक्षा बिंदु बिंदु तक संचारित है। अब इंटरनेट में देखिए कोई एक ही मूल स्थान नहीं है जहां से इसका प्रसारण या संचारण होता है। यह जगहों जगहों से संचारित है और पूरे जगह तक संचारित है, यह आप कह सकते हैं। तीसरा देखिए, एक सर्वर से अन्य के बीच हाइपरलिंक सुविधा, जिसमें एक शब्द क्लिक करके उपयोगकर्ता विश्व के किसी भी स्थान पे सीधे आंकड़ों के स्रोत तक पहुंच सकता है। विश्व के किसी भी स्थान से सीधे आंकड़ों के स्रोत तक पहुंच सकता है। तो देखिए इंटरनेट में क्या होता है, एक सर्वर होता है और इस सर्वर पे जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी उपयोग करता है, जो भी क्लाइंट है, उसको अगर यह जानकारी चाहिए होती है तो एक क्लिक के माध्यम से, वह दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, इससे मतलब नहीं है। वह इस जानकारी को, अगर यह जानकारी प्राप्त करने का उसको हक है, अगर उसको यह छूट दी गई है तो वह प्राप्त कर सकता है। इसके बाद देखिए चौथा, इंटरनेट के माध्यम से अनेक मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो भी मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम है, चाहे वह कुछ प्रेजेंटेशन हो किसी कंपनी की या कोई एंटरटेनमेंट का साधन हो, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, ये सारे क्या है, मल्टीमीडिया संबंधी तो कार्यक्रम है। ये इनमें क्या होता है, टेक्स्ट, एनिमेशन और वीडियो, पिक्चर्स, यही तो होता है। तो यह कार्यक्रम भी प्रस्तुत इंटरनेट के माध्यम से ही किए जा सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, कॉलिंग, ये सब भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, मल्टीमीडिया में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, कॉलिंग, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी और एंटरटेनमेंट के जितने साधन होते हैं वो भी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए पांचवा, व्यापारिक वार्तालाप में सहायक, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वार्तालाप में सहायक। व्यापारिक वार्तालाप में सहायक, जैसे कोई कहीं से आपको व्यापार करना है, मान लेते हैं कि आपका कपड़ों का काम है और आपको कुछ ऐसे धागे, कपड़े मंगाने हैं जो विदेश में ही मिलते हैं, तो वह आप इंपोर्ट करने के लिए क्या करोगे, बाहर से वार्तालाप करोगे, वहां के जो सेलर होंगे, तो उनसे बातचीत कैसे बनेगी, इंटरनेट के माध्यम से, तो इसमें भी सहायक होता है। छठवां पॉइंट देखिए, आधुनिक समय में इंटरनेट एक उपयोगी व सुविधाजनक व्यवस्था है, यह अनेक कार्य करने में सहायक है। आधुनिक समय में इंटरनेट एक उपयोगी एवं सुविधाजनक व्यवस्था है, यह अनेक कार्य करने में सहायक है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, विश्व की नवीनतम खबरें प्राप्त करना, अगर आपको कोई न्यूज चाहिए किसी भी जगह की, किसी भी देश की, तो यह आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए, वैज्ञानिक शोध पर संयोजन, कोलैबोरेशन करना, कोई शोध, कोई एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक चल रहा है और उसमें आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तीसरा देखिए, महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स का आदान प्रदान करना, जो भी सोशल नोट्स हैं उनका आदान प्रदान करना। चौथा है, आवश्यकता अनुसार फाइल विभिन्न प्रकार की आदान प्रदान करना। पांचवा है, व्यापारिक समझौते वार्ता करना। छठवां है, समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ अलग अलग लोगों का ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट का ग्रुप हो सकता है जो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ट्रेवलर हों, जो जिनको जगह जगह घूमना पसंद हो, और कुछ ऐसे लोग जो प्रकृति का संरक्षण, जैसे आपको पता है इस समय इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो इससे जो लोग धरती को बचाना चाहते हैं वो लोग भी अपना संगठन बना सकते हैं। तो समान रुचि, मतलब जिनकी समान रुचि हो, जिनका समान इंटरेस्ट हो, ऐसे लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। इसके बाद देखिए सातवां है, इंटरनेट एवं वैश्विक व्यवस्था। इंटरनेट एक वैश्विक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समस्त कंप्यूटर नेटवर्क को एक प्रोटोकॉल के अनुसार
संबंध किया जा सकता है। इसके द्वारा समस्त कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, जैसे ईमेल भेजना एवं प्राप्त करना। आपको पता है कि जैसे पहले लोग खत लिख के भेजते थे, वैसे ही इस समय तुरंत ही खत को तो पहुंचने में समय लगता था। आज ईमेल, पहले लोग मेल करते थे, अब ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं। पहले लोग खत भेजते थे, अब लोग इलेक्ट्रॉनिकली खत भेजते हैं। ठीक है, तो यह किसके माध्यम से संपन्न हो पाता है? यह इंटरनेट के माध्यम से तुरंत ही किसी को कोई संदेश आप भेज पाते हैं। इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट, इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध होती हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन के रूप में विभिन्न प्रकार की सामग्री खोज देता है। तो गूगल भी एक क्या है? एक सर्च इंजन है जो तरह तरह की जानकारी जो भी आप खोजते हो वह आपको लाके देता है। यह सूचना एवं संप्रेषण का सबसे मितव्ययी साधन है और इसमें समय भी कम लगता है। तो सूचना कोई आपको प्राप्त करनी है, आपको कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए सबसे आसान साधन आजकल क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, और इसमें समय कम लगता है, समय की बचत। अब इसके बाद देखिए इंटरनेट का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, यूसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, ये सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं एक बार। इंटरनेट के प्रमुख प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए किस तरीके से इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। आपको पता है कि आजकल आप यह जो पढ़ रहे हैं यह भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, तो आजकल विभिन्न सूचनाएं जो होते हैं, जो भी शैक्षिक संस्थान होते हैं, उनसे जुड़ी जानकारी और उनके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वह भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। और किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं। और किसी भी संस्था को, किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन को अगर बच्चे जैसे कोरोना में नहीं आ पा रहे हैं तो वह ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग, तो ये भी आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के वीडियोस, मूवीज इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारे गेम्स खेलने को मिल जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से और देखने को भी मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए विज्ञापन के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग। अब विज्ञापन के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग, आप यहीं यूट्यूब पे ही आप क्या देखते हैं? प्रचार देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यह इंटरनेट पे किया गया विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरीके से आप फेसबुक पे भी ऐड देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऐड देखते हैं और विभिन्न वेबसाइट्स जिनको आप खोलते हैं उन पे भी आपको प्रचार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन भी किए जाते हैं। फिर चौथा देखिए राजनीतिक क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग। अब राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कोई संस्था, शैक्षिक संस्था होती है, इंटरनेट का प्रयोग करके अपने छात्रों को सूचनाएं देती हैं, वैसे जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं वह अपने जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वह लोगों से साझा इसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के करते हैं। फिर पांचवा देखिए संप्रेषण के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप देखिए पहले नॉर्मल कॉल होती थी, इस समय क्या होता है? व्हाट्सएप कॉल होती हैं, वीडियो कॉल होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है। और गूगल मीट और इसी तरीके के तमाम एप्लीकेशंस, जीमेल, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है इंटरनेट पे। ठीक है, तो संप्रेषण के क्षेत्र में भी इंटरनेट का पूरा भरपूर इस्तेमाल होता है, आपको पता है। इसके बाद देखिए छठवां यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग। अब यातायात के क्षेत्र में पहले आपको क्या होता था कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसके लिए आपको टिकट काउंटर पे जा करके टिकट लेना पड़ता था, बुक कराना पड़ता था। लेकिन
इस समय टिकट आपको अगर बुक कराना है तो घर से ही आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, मतलब माध्यम उसमें मेनली कौन बनता है, इंटरनेट। तो इंटरनेट का प्रयोग करके आप पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। ये तो हो गई टिकट की बात। फिर इसके बाद जो यातायात के साधन हैं, आप टैक्सी ऑनलाइन बुला सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तत्काल में, तुरंत में, तो ऑनलाइन आप इंटरनेट के माध्यम से टैक्सी बुला सकते हैं। और जो प्रोवाइडर हैं, जो यातायात के साधनों को प्रोवाइड करते हैं, वो अपने वेबसाइट पे विभिन्न प्रोग्राम्स लिस्ट कर सकते हैं घूमने के। तो इस तरीके से यातायात में भी बहुत ही व्यापक रूप में आप और तरीके जानते होंगे, जो जिन तरीकों से यातायात में इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट। इसके बाद देखिए व्यावसायिक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन कॉमर्शियल फील्ड। अब जो भी तरह तरह के फील्ड और हैं, कॉमर्शियल फील्ड्स हैं, इनमें भी इंटरनेट का प्रयोग होता है, आपको पता है। इसके बाद देखिए 8वां, सामाजिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन फील्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। आप जैसे पहले आप क्या होते थे, पहले क्या, अब भी, लेकिन अब कम हो गया है, जैसे लोगों का मिलना, एक जगह इकट्ठा होना, सारी चीजें बातचीत करना, डिस्कस करना, मतलब लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सब चीजें किस में आती हैं, सोशल नेटवर्किंग में आती हैं। लेकिन यही जब इंटरनेट का प्रयोग करके आप करते हैं तो इसे इंटरनेट के माध्यम से की गई सोशल नेटवर्किंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आप करते ही, आपको पता ही है, फेसबुक आप सभी लोग चलाते होंगे, इंस्टाग्राम आप सभी लोग चलाते होंगे। ठीक है, कम चलाना चाहिए, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए आर्थिक क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी में जो भी खरीदते हैं, चीजें खरीदना बेचना ई कॉमर्स में आ जाता है। अब इंटरनेट की वजह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, यह आप जानते हैं। चीजों का, सेवाओं का प्रदान करना, आपको पता है इकोनॉमी में क्या आती हैं, जो प्रोडक्ट्स, जो मार्केट है, मार्केट में जो चीजें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं, और जो सेवाएं दी जाती हैं या ली जाती हैं, इनका माध्यम आजकल क्या बन गया है, इंटरनेट बन गया है। ठीक है, तो इससे जो होता है वह बहुत ज्यादा इकोनॉमी को फायदा मिलता है, इकोनॉमी और तेज काम करती है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे अब इंटरनेट को, इंटरनेट की विशेषताएं, इंटरनेट की परिभाषाएं आपने देख लिया, और नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरीके से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, और नेटवर्क का प्रकार आपने देख लिया। उम्मीद है कि यह जो क्लास है यह पूरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतना कुछ आपने सीख लिया, और आगे की चीजें जो है वह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में आपके देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और आपका काम है दोस्तों को वीडियो शेयर करना। ठीक है, वह देखते हैं या नहीं देखते हैं, सही समय पे देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सही समय पे अगर आप पढ़ लेते हैं, तैयारी अपनी कर लेते हैं, तो एग्जाम टाइम में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो सभी को आप इसी समय से वीडियो शेयर करिए, ताकि सभी लोग अभी से समय देकर के क्लासेस को पढ़ें, ताकि जो बैक जैसी समस्या है डीएलएड में काफी देखने को मिलती है, कंप्यूटर, मैथ में, इंग्लिश में, संस्कृत में, ये सारी चीजें कम देखने को मिले। ठीक है, तो आपका काम है शेयर करना सभी तक, जितने भी डीएलएड के भाई बहन हैं सभी तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग आसानी से अपने कंप्यूटर विषय की और सभी विषय की तैयारी कर पाए। सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के चैनल पे विजिट करके आप सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। ठीक है, और सभी लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए। और इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के अपने बहुत सीरियस है, बहुत अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, एप्लीकेशन को। चैनल के नाम से ही एप्लीकेशन है, टारगेट यूपीटेट सीटेट नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्ले स्टोर का,
ऐप के डाउनलोड करने का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिना प्रचार के आप सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले पाओगे, सभी चैप्टर आपको क्रम से पढ़ाए जाएंगे, सभी चैप्टर का टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस का आपको पीडीएफ मिलेगा। ये जो पीडीएफ बन रहा है, ये नोट्स का पीडीएफ यह आपको मिलेगा वहां पे डाउनलोड करने का। आप प्रिंट भी कर पाओगे, सभी वीडियोस को सेव कर पाओगे, पीडीएफ सेव कर पाओगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मास्टर क्लास और राजन पवन सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे और उनका पीडीएफ दिया जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे। ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय